हेलो दोस्तों, मैं दीपू यादव आपका राणा IAS अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप रचना कैसे पढ़ाओगे, तो सबसे पहले मैं आज रचना के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद आपकी हिंदी जहां से हम पढ़ रहे थे उसी क्रम से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रचना के बारे में सबसे पहले हमें कवि लिखना है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हेडिंग बनाएंगे आप, कृष्णा सोबती। तो इनके जन्म की बात की जाए तो कृष्णा सोबती का जन्म हुआ है 1925 में। कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात। इनके निधन की बात की जाए तो 2019। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? कार्य क्षेत्र करती क्या थी ये? तो ये एक लेखिका थी। भाषा क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी वो इनकी भाषा थी हिंदी। काल क्या था? तो ध्यान रखना, काल था इनका आधुनिक काल। आधुनिक काल। इन्हें एक पुरस्कार मिला 1980 में। कौन सा पुरस्कार था वो? तो ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना पर मिला? तो ध्यान रखना, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा पर। एक इन्हें और पुरस्कार मिला 2017 में। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका क्रम कौन सा था? तो ध्यान रखना, 53वां इसका क्रम था। और जो हिंदी के क्षेत्र में था, हिंदी के क्षेत्र में इसका क्रम कौन सा था? तो इसका जो क्रम था हिंदी के क्षेत्र में वो 11वां था। ये होती है आपकी कृष्णा सोबती के बारे में इनकी बातें। इनका जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ। इनका निधन 2019 उत्तर प्रदेश। इनका कार्य क्षेत्र करती क्या थी? तो ये एक लेखिका थी। इनकी जो भाषा थी वो इनकी भाषा हिंदी थी। काल इनका आधुनिक काल था। और जो इन्हें 1980 में एक पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना पर मिला? जिंदगी नामा पर। इन्हें एक पुरस्कार 2017 में और नवाजा गया जिसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये किस क्रम का था? तो 53वां। और हिंदी के क्षेत्र में किस क्रम का था? 11वां। अब इनकी रचनाएं के बारे में बात करते हैं। हेडिंग बनाएंगे रचनाएं। पहली रचना आती है इनकी ए लड़की। नेक्स्ट आती है दिलो दानिश। नेक्स्ट आती है डर से बिछुड़ी। नेक्स्ट आती है मित्रों मरजानी। नेक्स्ट आती है यारों के यार। नेक्स्ट आती है तीन पहाड़। नेक्स्ट आती है बादलों के घेरे। नेक्स्ट आती है सूरजमुखी अंधेरे के आदि। नेक्स्ट रचना आती है इनकी जिंदगी नामा। तो ये इनकी रचना थी। तो ये इनकी कृष्णा सोबती क्या भैया जी रचनाएं हैं। इसी क्रम में आपको रचनाएं
लिखनी है। अब याद कैसे करनी है, तो मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, और कहानी कैसी होती है, काल्पनिक कहानी आपको याद करनी है। जितनी ये सारी रचना लिखी हुई है ये आपके याद हो जाएंगी। कृष्णा सोपती की जितनी भी रचना है मैंने सारी आपकी बोर्ड पर लिख दी है। अब याद कैसे करनी है, ध्यान से सुनना कहानी को, कि एक लड़की थी, मतलब ये लड़की इनकी रचना है। तो एक लड़की थी जो दिलो जान से दानिश से प्यार करती थी। एक लड़की थी जो दिलो जान से दानिश से प्यार करती थी और डरती थी कहीं उससे बिछड़ ना जाए, डरती थी उससे कहीं बिछड़ ना जाए। और वो बड़ी क्या थी, मित्रों मरजानी थी। बड़ी क्या थी, मित्रों मरजानी थी, जो दानिश के यारों के यार थे, जो दानिश के यारों के जो यार थे। तो दानिश को कहाँ ले गई, वो 3 पहाड़ दूर ले गई। दानिश को उनसे कहाँ ले गई, 3 पहाड़ दूर ले गई। जब 3 पहाड़ पर दूर चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे बादलों के घेरे मिलेंगे। तो वहाँ पर उन्हें क्या मिले, बादलों के घेरे मिले। और जब बादलों के घेरे मिले तो उन्हें किस चीज़ का फूल दिखाई दिया, सूरजमुखी का फूल दिखाई दिया। और कैसे दिखाई दिया, अंधेरे में उन्हें सूरजमुखी का फूल दिखाई दिया। और उन्होंने उसकी एक माला बनाई और उसके गले में डाल दी और बोली कि जिंदगी तेरे नाम कर दी, जिंदगी नामा। कहानी यहाँ स्टॉप होती है। मैं आशा करता हूँ कि जितनी मैंने रचना लिखी आपको सारी की सारी रचना कहानी के माध्यम से याद होंगी। और मैं आपको पर्यायवाची और तत्सम सारी ये कहानी से आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें आप लोगों का सहयोग, साथ और प्यार चाहिए। चलिएगा इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ रचनाओं को। देखो, एक लड़की थी, मतलब एक लड़की थी जो दिलो जान से दानिश से प्यार करती थी, डरती थी कि उससे कहीं बिछड़ ना जाए। वो बड़ी क्या थी, मित्रों मरजानी थी। और जो उसके यारों के यार थे, उन्हें वो कहाँ ले गई, 3 पहाड़ उनसे दूर ले गई। जब पहाड़ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बादलों के घेरे। तो वहाँ उसे क्या मिले, बादलों के घेरे मिले। और बादलों के घेरे में उसने अंधेरे में क्या दिखाई दिया, उसे सूरजमुखी का फूल दिखाई दिया। उसने एक माला बनाई और उसके गले में डाली और बोली जो जिंदगी थी वो तेरे नाम कर दी, जिंदगी नामा। और इसी पर क्या मिला था, 1980 में इन्हें पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपका सटीक आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना पर मिला था, जिंदगी नामा पर। ये लड़की क्या है, तो इनका क्या है, ये उपन्यास है। ये क्या है, इनका उपन्यास है। आपसे मुझे ये लड़की क्या है, किसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा क्या है, आपका उपन्यास है। आपका मित्रों मरजानी क्या है, तो ध्यान रखना मित्रों मरजानी जो है वो एक क्या है, निबंध है। मित्रों मरजानी क्या है, निबंध है। और 3 पहाड़ क्या है, तो 3 पहाड़ है आपका कहानी। 3 पहाड़ है आपका कहानी। हेलो दोस्तों, मैं राणा IAS अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। इसी की कड़ी में हम जुड़ते हैं हिंदी को लेकर। हिंदी, जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने भाषा के बारे में जाना था, तो भाषा को आगे और बढ़ाते हैं। हमने भाषा को राजभाषा तक हमने पढ़ लिया था। तो हमसे अब भाषा के आगे को देखते हैं कि देश भाषा, कि देश की प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पाली। किसके शासनकाल में थी, तो ध्यान रखना अशोक के। तो आपसे मुझे देश की प्रथम राजभाषा कौन सी है, आपका आंसर होगा पाली। आगे, मुगलों के शासन काल में राजभाषा, तो आपका आंसर होगा फारसी।
मुगलों के शासनकाल में जो राजभाषा थी वो आपकी थी फारसी, और फारसी को राज्य भाषा घोषित किसने किया था? तो आंसर होगा अकबर के मंत्री डोडरमल ने। मुगलों के बाद आपका आता है ब्रिटिश के शासनकाल में राजभाषा तो आपका आंसर होता है अंग्रेजी। और आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या बन गई है आपकी? राजभाषा। हिंदी क्या बन गई है? राजभाषा। चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 1955। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर। आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये थी आपकी राजभाषा। और बात करते हैं भाषा के बारे में। तो आपसे पूछे कि विश्व में कितनी भाषा है? विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो आपका आंसर होगा 3000। जो विश्व में लगभग भाषाएं हैं वो कितनी है आपकी? तो आंसर होगा आपका 3000। आपसे पूछे कि विश्व में प्रचलित भाषाएं कितनी है? तो आपका आंसर होगा 2796। आपसे मुझे भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका आंसर होगा 436। भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका आंसर सटीक आंसर होगा आपका 436। और विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? आपका आंसर होगा 3000। और जब प्रचलित दे दे तो आपका आंसर होगा 2796। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं समझता हूं कि मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। अब भाषा आपकी पूर्ण रूप से समाप्त। तो आप भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ना। अब भाषा से अगला आता है आपका लिपि। भाषा से अगला आता है आपका लिपि। और अभी हमने पढ़ी थी क्या? भाषा। तो भाषा और लिपि एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे की ये पूरक है। एक दूसरे की पूरक। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा और लिपि क्या है? तो आपका आंसर होगा कि भाषा और लिपि एक दूसरे की क्या है? पूरक है। चलिएगा, लिपि के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का अर्थ क्या होता है? तो लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लेपना। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है
लेपना। और लिपि की परिभाषा क्या होती है, तो सुनिएगा कि आपका लिखित वर्णों की सहायता से, लिखित वर्णों की सहायता से भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, आपका आंसर होगा लिपि कहलाती है। और लिपि का अर्थ क्या होता है, तो आपका लेपना। तो आपसे पूछे कि विश्व में कितनी लिपियां हैं, विश्व में कितनी लिपियां हैं, तो आपका आंसर होगा विश्व में जो लिपियां हैं उनकी संख्या आपकी 400। लेकिन भारत में पूछ ले कि भारत में कितनी लिपियां हैं, तो आपका आंसर होगा 22। जो वर्तमान में भारत में जो लिपियां हैं 22। जो पहले हुआ करती थी भारत में, तो वो हुआ करती थी 64 लिपियां। और वो 64 लिपियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एक बौद्ध ग्रंथ था आपका ललित विस्तर, उसमें आपकी कितनी लिपियां थी, 64। लेकिन वर्तमान में कितनी लिपियां आपकी 22। आपकी कौन सी लिपि है, तो आप बोलोगे आपकी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी। देवनागरी। और जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कहाँ से हुआ है, आप बोलोगे ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। और जो ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि है ये किस प्रकार की लिपि है, तो ध्यान रखना इसका अर्थ होता है वेदार्थ। क्या होता है, वेदार्थ, मतलब वेदों की लिपि क्या कहलाती है, आपकी ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से कौन विकसित होती है, तो आपकी देवनागरी लिपि। मतलब भारत की जितनी अधिकतर लिपियां हैं सारी की सारी कहाँ से होकर गुजरती है, आप बोलोगे ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी के बारे में बात करते हैं कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषा आती है, तो सर्वप्रथम आती है आपकी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कुमाऊनी और आपकी गढ़वाली। ये आपकी देवनागरी लिपि में इतनी भाषा लेपी जाती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कुमाऊनी और आपकी गढ़वाली। आपसे पूछे देवनागरी लिपि का उपनाम, तो देवनागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना इसे हम लोकनागरी भी कहते हैं, लोकनागरी। और हम इसको हिंदी लिपि भी कहते हैं, हिंदी लिपि। लेकिन क्वेश्चन बन जाए कि इसको हम दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिण भारत में किस नाम से पुकारते हैं, तो ध्यान रखना इसको हम पुकारते हैं नंदनागरी, नंदनागरी। चलिएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको इस चैनल पर हिंदी 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाई जाएगी, आप पढ़ते रहिएगा। हम बात कर रहे थे देवनागरी, देवनागरी लिपि के बारे में। तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, आपसे मुझे देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो मेरा आंसर होगा अक्षरात्मक, अक्षरात्मक लिपि है। और देवनागरी किधर को लिखी जाती है, तो आंसर होगा बायां से दाएं, बाएं से दाएं को लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो आपका आंसर होगा बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। आपसे पूछे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका आंसर होगा गुजरात का राजा हुआ करता था जयभट्ट, गुजरात के राजा जयभट्ट ने किसमें किया था, अपने शिलालेख। और शिलालेख बोलते हैं स्तंभ को। आपसे पूछ ले कि जो देवनागरी लिपि है इसको संविधान में अपनाने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी, संविधान में अपनाने की बात किसने कही थी, तो आप आंसर याद रखना कि शारदा
चरण ने, शारदा चरण ने। देवनागरी लिपि को संविधान में अपनाने की सर्वप्रथम बात जो कही थी वो शारदा चरण ने। दोबारा समझिएगा कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो मेरा आंसर होगा अक्षरात्मक। और देवनागरी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गुजरात का राजा हुआ करता था जयभट्ट, इसने अपने शिलालेख में किया था। शिलालेख बोलते हैं स्तंभ को। देवनागरी लिपि को संविधान में अपनाने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी, तो आंसर होगा शारदा चरण ने। चलिएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते रहिए राणा IAS अकेडमी। अब आपसे मुझे देवनागरी जो समिति थी उसका गठन कब हुआ, देवनागरी समिति का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1947। और इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। इसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव। और आपसे मुझे कि देवनागरी लिपि में कितनी शैलियाँ हैं, तो आपका आंसर होगा देवनागरी लिपि में जो शैलियाँ हैं आपकी, वो कितनी शैलियाँ आपकी, आंसर होगा आपकी 5 शैलियाँ हैं। चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थी आपकी देवनागरी लिपि। अब आपसे मुझे कि हिंदी पे बात कर लेते हैं कि हिंदी का जन्म कब हुआ है, तो आपका आंसर होगा हिंदी का जो जन्म होता है वो होता है आपका अपभ्रंश से। और आपसे मुझे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपका आंसर होगा शोर सैनी अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से। आपसे मुझे हिंदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा हिंदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका संस्कृत। और संस्कृत को हम किस नाम से जानते हैं, तो संस्कृत को हम देवभाषा भी कहते हैं, संस्कृत को हम देवभाषा भी कहते हैं। चलिएगा आपकी हिंदी और जो भाषा थी और जो लिपि थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा अब हिंदी के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं कि भाषा का विकास। भाषा का विकास, तो भाषा का विकास किस किस क्रम में हुआ है, तो ध्यान रखना सबसे पहले जो आपकी भाषा आती है वो आती है आपकी संस्कृत, उसके बाद आपकी पाली, उसके बाद आपकी प्राकृत, उसके बाद आपका अपभ्रंश, उसके बाद आपका अपभ्रंश से अगला आता है आपका अवहट, अवहट से अगला आता है आपका हिंदी, अवहट से अगला आता है आपका हिंदी। तो भाषा का विकास या भाषा का क्रम किस प्रकार से था, तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद हिंदी। चलेगा अब हम भाषा का विकास जो जानते हैं वो विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनेगी आपकी संस्कृत। तो संस्कृत को भी बताया था किस नाम से जानते हैं, तो संस्कृत को हम देव भाषा भी कहते हैं। और जो संस्कृत है वो जो आदि जन्नी है, आदि जन्नी है किसकी, तो आप ध्यान रखना हिंदी की। हिंदी की आदि जन्नी कौन है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत में स्वर को हम क्या कहते हैं, संस्कृत में
स्वर को हम क्या कहते हैं, आंसरों का अच कहते हैं। संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत के आपके प्रवर्तक कौन हैं, संस्कृत के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना आपका आंसर होगा महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि है वो संस्कृत के प्रवर्तक है। तो जिस पाणिनि ने, इस पाणिनि ने एक 14 महेश्वर सूत्र की गणना की थी, जिसमें से उन्होंने 4 को क्या कहा, अच कहा, और 10 को क्या कहा, हल कहा। तो वो 4 अच थे, मतलब वो स्वर थे, और जो 10 तो वे हल, मतलब वो क्या थे, व्यंजन। चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें।